Hello everyone, welcome to the channel. This is lecture number 3 of environmental chemistry. In this lecture, the topic on the list is hydrosphere. इससे पिछले लेक्चर्स में हम एटमॉस्फेयर को कवर किया था एंड देन हम लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. हाइड्रोस्फेयर एक्चुअली इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर. ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर. ऑल फॉर्म्स का क्या मीनिंग है कि वाटर चाहे जिस स्टेट में मर्जी मौजूद हो, जैसा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिस स्टेट में भी वाटर मौजूद होगा वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, जैसे कि वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे कि रिवर्स में वाटर मौजूद है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में. एंड देन आइस, जैसा कि ग्लेशियर्स हैं या पोलर पोलर आइस कैप्स हैं, या वाटर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर्स सस्पेंडेड इन द. एंड नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स, जो पानी ज़मीन की तह के नीचे मौजूद है, जिसको हम ट्यूबवेल्स या पंप वगैरह लगाकर ज़मीन से बाहर निकालते हैं, या चश्मे से जो पानी निकलता है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर से आता है. तो ये सब हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है. हाइड्रोस्फेयर वाटर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सी वाटर एंड फ्रेश वाटर. सी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट्स मौजूद हैं और इसका टेस्ट भी साल्टी है. तो ये पानी पीने के काबिल बिल्कुल नहीं है, नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग. और हम इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक पर्पसेस जैसे कि घरों में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है इसमें. ऑलमोस्ट 97% जो वाटर है वो सी वाटर है और ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है. फ्रेश वाटर जो है वो, ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स मौजूद होते ही नहीं, इसके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है और ये वाटर टेस्ट लेस होता है. आलमोस्ट 3% वाटर फ्रेश वाटर के तौर पे मौजूद है, लेकिन 2% ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है और 1% अवेलेबल है जो कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में मौजूद है, सच एज रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स. तो हम जिस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं वो ओनली 1% हमारे पास मौजूद है. जो फ्रेश वाटर है, आप क्या समझते हैं कि ये फ्रेश वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रेश वाटर इज़ एक्चुअली रिसाइकल्ड सी वाटर. सी वाटर चेंज होता है फ्रेश वाटर में. अच्छा, जब सी वाटर के ऊपर जो है वो रोशनी पड़ती है या पानी वैसे बुखारात बन के उड़ता है, तो पानी अपने साथ नमकियात को लेके तो नहीं उड़ता ना. पानी के जो वेपर्स हैं वो प्योर वाटर ऊपर जाता है. जब प्योर वाटर ऊपर से जब दोबारा प्रेसिपिटेशन होगी बारिश की शक्ल में, दरियाओं, नदी नालों में गिरेगा, ज़मीन के ऊपर गिरेगा, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स में जाएगा, तो वो फ्रेश वाटर कंसिडर होगा. तो ऐसे आप समझ लें कि जो फ्रेश वाटर है वो एक्चुअली सी वाटर से आ रहा है, वो रिसाइकल्ड होके आ रहा है. वैसे भी जो पुर्तगाल है उसमें मैंने देखा है कि लोग समंदर का पानी जो है इकट्ठा करके उसमें से साल्ट्स निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड. हमारे तो नमक की कानें, उधर नमक की कानें नहीं है, नमक महंगा है. जो सी वाटर है इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम अगर वाटर हो, 1 किलोग्राम वाटर 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 लीटर में 30 ग्राम सोडियम क्लोराइड मौजूद है. और जो दूसरे साल्ट्स हैं वो आलमोस्ट 1 लीटर में 5 ग्राम मौजूद हैं, जिनमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फेट्स हैं, एक्सेट्रा. तो हम नेक्स्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट, वो क्या है? उसका नाम है मरियाना ट्रेंच. ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है और पैसिफिक ओशन में मरियाना आइलैंड्स के करीब. मरियाना ट्रेंच जो है इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 11 किलोमीटर है. 11 किलोमीटर गहरी ये खाई है, ऐसे समझ लें.
तो ये डिस्कवरी इसकी किस तरह हुई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1872 में जो ब्रिटिश रिसर्च वेसल थी, ब्रिटिश बहरी जहाज़ जो रिसर्च करने के लिए निकला था, समंदर की तह को मैप करने के लिए, एक्चुअली उसने 70,000 70,000 माइल सफ़र तय किया, उस बहरी जहाज़ ने। और हर जो है 140 माइल्स के बाद वो समंदर में एक ऐसे समझें कि एक रोप फेंकते थे, एक रस्सा फेंकते थे, जिसके आगे वज़न बंधा हुआ था और समंदर की गहराई को मापते थे। लेकिन जब वो मरियाना ट्रेंच के करीब पहुँचे, तो जो गहराई है वो बढ़ती चली गई। तो उस वक़्त यही मेथड था, रोप मेथड। उसके बाद जो है, अब तो साउंड वेव्स से जो है गहराई चेक होती है। साउंड वेव सॉलिड से टकराती हैं और फिर वापस आती हैं और हमें गहराई का अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद जनवरी 23 1960 के अंदर एक सबमरीन भेजी, वो भी ब्रिटिश जो है रिसर्च वेसल जो है, जो पहले गई थी, उन्हीं की तरफ से एक सबमरीन थी, आबदोज़, जो समंदर की तह तक भी चली जाती है। तो सबमरीन का 11 किलोमीटर डीप जाना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे-जैसे हम नीचे जाते हैं, पानी का प्रेशर जो है वो हम पे बढ़ता जाता है। वो किलोग्राम्स, टन के हिसाब से हम पे जो है वज़न ऐड होता जाता है। इस सबमरीन का एक जो है वो ग्लास टूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने सफ़र जारी रखा और ये तह तक पहुँचने में कामयाब हो गए और उन्होंने मरियाना ट्रेंच को ऑब्ज़र्व किया। तो अब यहाँ पे तसल्ली हो गई थी कि इसकी डेप्थ कितनी है, ये जो गहरा जो खाई है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन से जो है जानवर यहाँ पे रहते हैं। तो जो आबदोज़ थी उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट्स लगी होती हैं, उनकी मदद से वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो समुद्री जानवर होते हैं, वो भी कोई जानवर ऐसे हैं जो लाइट इमिट करते हैं, उनको भी देखा जा सकता है। उसके बाद जो अर्थ हाईएस्ट पॉइंट है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मरियाना ट्रेंच को मैंने क्यों पढ़ा है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, इसके अलावा ये हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर 11 किलोमीटर डीप भी मौजूद है मरियाना ट्रेंच की सूरत में। उसके अलावा अर्थ हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे मौजूद है? नेपाल के अंदर मौजूद है। और ये हिमालय रेंज जो है, ये एक पहाड़ी सिलसिला है हिमालय, उसका पार्ट है। और इसकी ऊंचाई है 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। अब माउंट एवरेस्ट पे आप देखेंगे तो आपको आइस भी मिलेगी, वाटर वेपर्स भी मिलेंगे, स्नो भी मिलेगी। तो डिफरेंट जो है वो हाइड्रोस्फीयर के पार्ट्स आप माउंट एवरेस्ट पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि एक स्मॉल ग्लेशियर हो, एक छोटा जो ग्लेशियर है, वो अपने अंदर तकरीबन 1 करोड़ लीटर पानी जो है वो स्टोर कर सकता है। तो देखें ग्लेशियर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा पानी, ऐसे समझिए कि ये पानी की बड़ी-बड़ी टैंकियाँ हैं जो जिन्होंने पानी को स्टोर किया हुआ है अपने अंदर। तो डेफिनेशंस डिफरेंट डेफिनेशंस आपको बुक्स में मिलेंगी, लेकिन एक जनरल सी डेफिनेशन है कि जब स्नो आइस में चेंज होती है, अगर वो 2 साल तक आइस की सूरत में, मतलब आइस पड़ी रहे उसी सूरत में, पिघले ना, तो हम उसको ग्लेशियर कहेंगे। तो मैं इसकी जनरल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ग्लेशियर इज़ ह्यूज मैस ऑफ आइस। आइस का बड़ा मैस जो होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर्स डोंट सिंपली मेल्ट अवे। ग्लेशियर्स सिंपली जिस तरह मेल्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर अब ख़त्म हो गया, अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ग्लेशियर अपने आप को रिसाइकिल करते रहते हैं। सर्दियों में स्नो पड़ती है और ये अक्यूमुलेट हो जाती है स्नो, उनके ऊपर जो है तह बनती जाती है। गर्मियों में ये पिघलते हैं, लेकिन इनके पिघलने की रफ़्तार जो है वो कम होती है और इनके ऊपर जो स्नो आइस बनने की रफ़्तार है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से ग्लेशियर जो है वो लंबे अरसे तक कायम रहते हैं। कुछ ग्लेशियर्स तो उनको सैकड़ों साल हो चुके हैं, कुछ को हज़ारों साल हो चुके हैं और कुछ ग्लेशियर जो है वो 1 साल के बने हुए हैं, 2 साल के बने हुए हैं। इनकी जो है वो लेंथ भी डिफरेंट होती है और इसके अलावा इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। ये वाइट भी हो सकते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन एक्सेट्रा। और सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है
वो अंटार्कटिक रीजन में मौजूद है, उसको कहते हैं लैम्बर्ट ग्लेशियर। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। तो अगर ये ग्लेशियर पिघल जाए तो ये समुद्रों की जो तय है उसको भी ऊंचा कर सकता है। जो समुद्रों के साथ साथ इलाके हैं वो सारे डूब सकते हैं, जैसा कि पुर्तगाल है ये डूब सकता है, और इसके अलावा और बहुत से आइलैंड्स हैं वो डूब सकते हैं, जैसे कि मालदीव है। तो इन ग्लेशियर्स का कायम रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ चुकी है और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। अब हम पोलर आइस कैप्स को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो अर्थ के पोलर रीजन्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल ये कहाँ पे है और नॉर्थ पोल कहाँ पे है? साउथ पोल हम अंटार्कटिक रीजन को कहते हैं और नॉर्थ पोल हम आर्कटिक रीजन को कहते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिक एक्चुअली मैं अंटार्कटिका की बात कर रहा हूँ। आर्कटिक में डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे कि फ़िनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और ग्रीनलैंड भी इसी में है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए का आई थिंक अलास्का रीजन जो है, अलास्का स्टेट है, वो भी इसके इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे जो बर्फ़ होती है उसको हम कहते हैं पोलर आइस कैप्स। ये जो पोलर रीजन पे आइस है उसको हम पोलर आइस कैप्स कहेंगे। अब हम हाइड्रोस्फीयर को रीड कर लेते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज़। हाइड्रोस्फीयर में तमाम किस्म की वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि ओशंस हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स अभी मैंने बताया आपको। इसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, ग्राउंड वाटर रिजर्वर्स, वाटर बिलो अर्थ सर्फेस। Ocean contains 97% earth water, but because of high salt content, this water cannot be used for human consumption. ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी नहीं यूज़ हो सकता, इंडस्ट्रीज़ में भी नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि उन्होंने साल्टी वाटर का क्या करना? उन्होंने तो और केमिकल्स बनाने होते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में तो फिर अगर हम साल्टी वाटर यूज़ करेंगे तो बाद में उस साल्टी वाटर को साफ़ करना पड़ेगा, वो वो भी एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। The polar ice caps and glaciers consist of 2% Earth's total water supply. Only 1% of Earth's water resources are available as fresh water. सरफेस वाटर, रिवर, लेक, स्ट्रीम एंड ग्राउंड वाटर, ये सारे 1% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें आते हैं। 2% फ्रेश वाटर तो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में मौजूद है। द फ्रेश वाटर इज़ बीइंग यूज्ड बाय एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए 69%। अब हम एग्रीकल्चर के लिए भी साल्टी वाटर यूज़ नहीं कर सकते, वो क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करेगा, प्रोडक्शन को। इंडस्ट्री में भी फ्रेश वाटर यूज़ हो रहा है 23%। एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पस जो घरों में हम कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, ये सारा इसको मिला के कहते हैं कि डोमेस्टिक पर्पसेस, उसके लिए 8% वाटर यूज़ हो रहा है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है कंपोनेंट्स जो रहते हैं उनको कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।